Okay. So hello everyone, welcome to 38th lecture of design of a steel structure, and this is the last lecture of design of beam. So in this particular session I will cover three things. First one is laterally supported beam, and after that laterally unsupported beam, and at the end of the session I will give the brief introduction about the design of plate girder. So let us basically this is the theoretical lesson. जो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या आपका थ्योरेटिकल डिस्कशन होगा, तो उसको है जो केयरफुली सुनना है। आपको एग्जाम है जो थ्योरेटिकली है जो लिखने के लिए इसमें से आएगा। सो लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशन। टाइप्स ऑफ बीम की बात करते हैं तो दो टाइप की बीम होती है, एक को बोलते हैं लेटरली सपोर्टेड बीम एंड सेकंड वन इज नोन एज लेटरली अनसपोर्टेड बीम। नाउ हाउ दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर वी विल सी इन द सब्सिक्वेंट डिस्कशन। अभी हम लोग देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि आपको 4 मार्क्स में है जो डिस्कस करने के लिए आएगा या फिर दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए आएगा कि लेटरली सपोर्टेड बीम और लेटरली अनसपोर्टेड बीम में क्या डिफरेंस है। तो इसको केयरफुली सुनेंगे और सही से समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस लेटरली सपोर्टेड बीम। जब लेटरली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका कंप्रेशन फ्लेंज होगा, आपको पता है दो टाइप का फ्लेंज होता है। जो टॉप फ्लेंज होगा वो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और बॉटम क्या बोलेंगे, टेंशन बोलेंगे। सो इफ द कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ द बीम इज कंप्लीटली रिस्ट्रेंड, इस पॉइंट को अंडरलाइन करना है। इफ द कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ द बीम इज कंप्लीटली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट द लैटरल मूवमेंट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट, देन इट इज कॉल्ड लेटरली सपोर्टेड बीम। अभी फिगर से इसको क्लियर करेंगे, फिगर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना है क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि यदि कंप्रेशन फ्लेंज को कंप्लीटली हम रिस्ट्रेंड करते हैं, किसके अगेंस्ट, लैटरल मूवमेंट के अगेंस्ट, लैटरल मूवमेंट के अगेंस्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट, तब उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरली सपोर्टेड बीम। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, आई सेक्शन है, ये क्या है, आई सेक्शन है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेशन फ्लेंज। ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, कंप्रेशन फ्लेंज। कंप्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, कंप्रेशन फ्लेंज। एंड बॉटम वाला को बोलते हैं टेंशन फ्लेंज। ऐसा क्यों, बॉटम वाला को ही टेंशन क्यों बोले, टेंशन फ्लेंज क्यों। देखिए इसका आप साइड व्यू बनाइए। आई सेक्शन का यदि साइड व्यू बनाएं तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, है ना। ये आपका वेब हो गया और ये टॉप और बॉटम फ्लेंज हो गया, ये वाला पार्ट है ना। जब इस पे आप लोडिंग करेंगे, जब इस पे आप लोडिंग करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से इसमें ये डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर कंप्रेशन आएगा और बॉटम में क्या आएगा, टेंशन आएगा। इसीलिए हम बोले इसको कंप्रेशन फ्लेंज। टॉप वाला क्या बोले, कंप्रेशन फ्लेंज बोले, और बॉटम वाला क्या बोले, टेंशन फ्लेंज बोले। अब देखिए लेटरली सपोर्टेड में क्या करते हैं, लेटरली सपोर्टेड में बेसिकली हम करते यूँ हैं कि जो कंप्रेशन फ्लेंज होगा, जो कंप्रेशन फ्लेंज होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, रूप के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो कंप्रेशन फ्लेंज है इसको क्या करेंगे, कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड होता है। कंक्रीट के अंदर क्या होता है, एम्बेडेड होता है। कहने का मतलब है कि जो भी आपका कंप्रेशन फ्लेंज है उस पर हम लोग क्या कर देंगे, कंक्रीटिंग कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या किया हुआ है, कंक्रीटिंग किया हुआ है। यहाँ पे आपको कंक्रीटिंग किया गया है ना। तो जब कंक्रीटिंग कर देंगे तो ये क्या हो गया, ये कंक्रीट के साथ इनबिल्ट हो गया, कंक्रीट के साथ ये क्या हो गया, इनबिल्ट हो गया। और जब इस पे लोडिंग लगाएंगे तो अब कंप्रेशन फ्लेंज में कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब कंप्रेशन फ्लेंज में कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग जब आरसीसी पढ़ेंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में क्या होता है, रीच होता है। मतलब कंप्रेशन लोडिंग में वो रीच होता है। तो कंप्रेशन में जब रीच होता है तो एक तरह से जो कंप्रेशन फ्लेंज है उसको ये क्या करेगा, एक कंक्रीट है जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये क्या होगा, सपोर्ट है जो इसको प्रोवाइड करेगा, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। कहने का मतलब है कि अब आपका जो कंप्रेशन फ्लेंज है वो क्या हो गया, इसका ओवरऑल विड्थ और डेप्थ है जो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया है। विड्थ और डेप्थ है जो, विड्थ और डेप्थ दोनों है जो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया है। तो जब आप लोडिंग करेंगे तो इजिली है वो बकल नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट क्या होगा, स्ट्रेट होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ए राइज होता है, सर ठीक है हम मान लेते हैं कि कंप्रेशन फ्लेंज अब बकल नहीं करेगा, बट व्हाट अबाउट टेंशन फ्लेंज, टेंशन फ्लेंज का क्या होगा, है ना। तो जब कंप्रेशन फ्लेंज बकल नहीं करेगा तो आपका वेब भी बकल नहीं करेगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जब कंप्रेशन फ्लेंज ही बकल नहीं करेगा तो वेब भी बकल नहीं करेगा।
और जब वेब भी बकल नहीं करेगा तो आपका टेंशन फ्लेंज भी क्या होगा, उसमें भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मेरा मीनिंग है कि अगर कंप्रेशन फ्लेंज स्ट्रेट है, अगर कंप्रेशन फ्लेंज है जो स्ट्रेट है, तो आपका वेब भी क्या होगा, ए भी स्ट्रेट रहेगा। वेब भी क्या होगा, ए भी स्ट्रेट होगा। और जब वेब स्ट्रेट रहेगा तो आपका टेंशन फ्लेंज भी क्या रहेगा, ए भी आपका स्ट्रेट रहेगा, है ना। इसमें भी कोई भी है जो आपका डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर कंप्रेशन फ्लेंज इस तरह से स्ट्रेट है तो आपका वेब भी क्या होगा, स्ट्रेट होगा, और टेंशन फ्लेंज भी क्या होगा, स्ट्रेट होगा, है ना। सो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो रेस्टेंड करने का काम है, कंप्रेशन फ्लेंज को रेस्टेंड करने का काम है। रेस्टेंड मीन्स मतलब नॉट अलाउड फॉर द फ्री मूवमेंट, नॉट अलाउड फॉर द फ्री मूवमेंट। ये दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप है जो क्या किए कि जो कंप्रेशन फ्लेंज है उसको कंक्रीटिंग कर दिए, उसमें क्या कर दिए, कंक्रीटिंग कर दिए। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड ये हो सकता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या किया गया है कि वेब के दोनों तरफ है जो आई सेक्शन को इस तरह से रिवेटिंग कर दिया गया है। इस तरह से वेब के दोनों तरफ क्या हुआ, रिवेटिंग कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल सेक्शन के हेल्प से एंगल सेक्शन के हेल्प से क्या किया गया है, इसको रिवेटिंग कर दिया गया है। अब जब इस पे आप लोडिंग करेंगे, इस पे जब आप लोडिंग करेंगे, इस केस में भी क्या होगा, आपको बकलिंग नहीं होगा। इस केस में भी क्या होगा, फ्लेंज आपको बकल नहीं करेगा। फ्लेंज में कोई भी मतलब डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। जब फ्लेंज में कोई डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा तो वेब में भी नहीं मिलेगा, और जब वेब में नहीं मिलेगा तो आपको टेंशन फ्लेंज में भी कोई डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये ओवरऑल डिस्कशन है लेटरली सपोर्टेड बीम में। तो इसमें बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो भी मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। जो भी मूवमेंट होने वाला है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। नाउ मूव टू द सेकंड पॉइंट, इट इज आल्सो नोन एज लेटरली रिस्ट्रेंड बीम। इसको एक और नाम दिया गया है, लेटरली रिस्ट्रेंड बीम भी इसको बोला जाता है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज समटाइम शियर कनेक्टर्स आर वेल्डेड टू कंप्रेशन फ्लेंज एंड एम्बेडेड इन द कंक्रीट स्लैब। ये क्या कह रहा है, इसको देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये कुछ ये बोल रहा है कि सपोज कीजिए आई सेक्शन है, ये आपका आई सेक्शन है, ये है जो आई सेक्शन है। शियर कनेक्टर किसको बोल रहा है, सपोज कीजिए कि कोई अब एंगल सेक्शन हम ले रहे हैं, कोई एंगल सेक्शन है जो इस तरह से हम लोग ले रहे हैं। इस तरह से एंगल सेक्शन ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको इस तरह से रिपीटिंग कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको ध्यान से देखना है, इसके ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, अब कंक्रीटिंग कर देंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे, कंक्रीटिंग कर देंगे इस तरह से। इस तरह से कंक्रीटिंग है जो कर देंगे, मतलब जो एंगल सेक्शन है वो क्या हो गया, कंक्रीट के अंदर इनबिल्ट हो गया। कंक्रीट के अंदर क्या हो गया, इनबिल्ट हो गया। इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये जो एंगल सेक्शन है, ये जो एंगल सेक्शन है, इसी एंगल सेक्शन को बोला जा रहा है क्या, शियर कनेक्टर। इसको नाम क्या दिया गया, शियर कनेक्टर। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, कंप्रेशन फ्लेंज को इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्टेंड कर रहे हैं, है कि नहीं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। कहता है सिंस इन दिस केस there is no possibility of buckling of compression flange due to maximum bending compressive stress, so in this case the maximum permissible stress value for designing is taken at 0.66 times of f by। ये तो आपको पता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, पहले से पता है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपको जब आप लोडिंग करेंगे तो कंप्रेशन फ्लेंज है वो क्या होगा, अपना मैक्सिमम यील्ड लिमिट को रीच करेगा बिफोर बकलिंग। मतलब डिफॉर्मेशन होने से पहले वो मैक्सिमम यील्ड पॉइंट तक क्या हो जाएगा, रीच कर जाएगा, मैक्सिमम यील्ड पॉइंट तक रीच हो जाएगा। जब मैक्सिमम यील्ड पॉइंट तक स्टील है जो रीच कर जाता है, इस केस में हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू कितना लेते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू है वो लेते हैं 0.66 एफ बाई। ये आपको पहले से पता है, ये आपको पता है कि सिग्मा बीसी का जो वैल्यू होने वाला है वो कितना होने वाला है, 0.66 एफ बाई होने वाला है, 66 एफ बाई होने वाला है। नाउ लेटरली सपोर्टेड बीम कैन फेल ओनली बाय फ्लेक्चर, शियर एंड बेयरिंग। तो लेटरली सपोर्टेड बीम होगा वो 3 केसों में फेल कर सकता है। वो कौन कौन सा केस है, एक है आपका
फ्लेक्चर, सेकेंड वन इज शियर एंड थर्ड वन इज बियरिंग। ये तीन चीज़ों में है जो ये फेल हो सकता है। सो ए पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि सिंस इन दिस केस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज ड्यू टू मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, सो इन दिस केस द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू फॉर डिजाइनिंग is taken at 0.66 टाइम्स ऑफ यील्ड स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा बीसी का जो वैल्यू होगा कितना होगा 0.66 F/, होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि जब लेटरली अनसपोर्टेड बीम होगा तो वहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू 0.66 F/, नहीं होगा, इसके अलावा भी कुछ और होता है। अभी हम लोग देखेंगे क्यों। उस केस में क्या होगा कि मैक्सिमम यील्ड पॉइंट तक पहुंचने के पहले है जो कंप्रेशन फ्लेंज क्या हो जाएगा, बकल हो जाता है लेटरली अनसपोर्टेड बीम में। अभी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेटरली सपोर्टेड और अनसपोर्टेड का रियल मीनिंग क्या है। यहाँ पे आप इजीली है जो देख सकते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और कहीं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा BC। इस केस में हम लोग कितना लेंगे 0.66 F/, ये आपको पहले से पता है 0.66 F/, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो है आपका क्या है, मेन बीम है। ये आपका मेन बीम है, ये आपका क्या है, मेन बीम है। और इस बीम को दोनों लेटरल डायरेक्शन में देखिए सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। ये भी मेन बीम है, ये भी मेन बीम है। और ए क्या है, ए है जो लेटरली सपोर्ट, मतलब ए है जो आपका क्या प्रोवाइड कर रहा है, ए वाला बीम। ए है जो आपका इसी तरह से है, कुछ इस तरह से है ना। मतलब इसके वेव को क्या कर रहा है, वेव को ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। वेव को क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है दोनों तरफ से, ताकि जब इस पे हम ऊपर से लोडिंग करें, जब इस पे हम ऊपर से लोडिंग करें तो क्या हो जाए, वेव है जो बकल नहीं हो, वेव को बकल होने नहीं देगा। ये जो दोनों तरफ से लेटरली रेस्टेंड करके रखा गया है इस बीम को, इस बीम को, मेन बीम को है जो दोनों तरफ से लेटरली रेस्टेंड करके रखा गया है ना। इसके कारण क्या होगा, इसका वेव में, मेन बीम के वेव में कोई भी बकलिंग देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो यही केस है जो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी है जो डिस्कस कर चुके हैं। रियल फील्ड में आप ऐसा देखने को मिलेगा। तो दो तरीका से हमने डिस्कस किया कि आपको कंक्रीट के अंदर भी इनबिल्ट कर सकते हैं कंप्रेशन फ्लेंज को, और दूसरा है जो आपको वेव को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको लोकल लेटरल सपोर्ट बोलते हैं, लोकल लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो था डिस्कशन किसका, लेटरली सपोर्टेड बीम का। जब एग्जाम में आपको लेटरली सपोर्टेड बारे में लिखना बोलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये दोनों है जो फिगर है जो मस्ट है, ये दोनों फिगर आपको बनाना पड़ेगा। शियर कनेक्टर वाला भी फिगर आप ड्रा कर सकते हैं, और ये 4-5 पॉइंट है जो आपको लिखना पड़ेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो आपका लेटरली अनसपोर्टेड बीम है। लेटरली अनसपोर्टेड बीम क्या होगा, इसमें कोई भी आपका लेटरल है जो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। इस केस में कोई भी लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। So if compression flange of the beam is not restrained against the lateral movement, then it is called laterally unsupported beam। इसको क्या बोलेंगे, laterally unsupported beam। कहने का मतलब है कि इस केस में कंप्रेशन फ्लेंज में कोई भी है जो रेस्टेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। मतलब क्या होगा, ये फ्री होगा, ये क्या होगा, फ्री टू बकल होगा, ये फ्री टू क्या होगा, बकल होगा। इसमें कोई भी हम सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, है। तो क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि यील्ड लिमिट से पहुंचने से पहले जो स्टील है, यील्ड लिमिट के पहुंचने से पहले ये क्या हो जाएगा, इसमें डिफॉर्मेशन है जो देखने के मिलेगा। इसमें क्या होगा, ये यील्ड लिमिट पहुंचने से पहले क्या हो जाएगा, ये डिफॉर्म कर जाएगा। उसके कारण क्या होता है, इसमें हम मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू जो लेते हैं सिग्मा BC, उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0.66 F/, ना होकर कुछ और होता है। वो क्या होता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले भी आप लोग देख चुके हैं। सो सेकंड पॉइंट है कि व्हेन द सपोर्ट इज इनएडिक्वेट lateral buckling occurs before yielding, so permissible stress value cannot be used directly। इस केस में हम लोग परमिसिबल वैल्यू जो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि इस पार्टिकुलर केस में सिग्मा BC का जो वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल टू 0.66 F/, होगा। तो फिर होगा क्या, देखिए एक्चुअल में हम लेते हैं इस केस में जिसको आप बोलते थे रैंकाइन मर्चेंट्स फार्मूला, है ना। सिग्मा BC का वैल्यू होता था 0.66 FC
सी बी इंटू एफ वाई डिवाइडेड बटा एफ सी बी के पावर एन प्लस एफ वाई के पावर एन होल के पावर 1/n। ठीक है। इस केस में लेटरली अनसपोर्टेड बीम के डिजाइन में आपको ए वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पता है एन क्या था, एन था जो आपका फैक्टर था, है ना, ए फैक्टर था जिसका वैल्यू कितना होता था 1.4 होता था। एन का वैल्यू कितना होता था 1.4 होता था। एफ बाई आपको पता है यील्ड स्ट्रेस होता था, और एफ सी बी क्या होता था, एफ सी बी होता था इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस। एफ सी बी होता था इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस, इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस, इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस। और एफ बाई तो आपको पता है क्या होता था यील्ड स्ट्रेस, ये होता था यील्ड स्ट्रेस। तो ये तो था आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन आपको लेटरली सपोर्टेड और लेटरली अनसपोर्टेड बीम का, है ना। तो जब दोनों में डिफरेंस आया तो दोनों का डेफिनेशन आपको लिखना है, दोनों का फिगर बनाना है, और दोनों का परमिसिबल स्ट्रेस का वैल्यू है जो जरूर लिखें आप। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेट गर्डर। आपका सिलेबस हमको अलाउ करता है सिर्फ इंट्रोडक्शन बताने के लिए, और इसका क्या क्या मेन कंपोनेंट है, क्या क्या मेन एलिमेंट्स है, इसके बारे में आपको डिस्कस करने को बताया गया है। तो हम वही डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस का रिक्वायरमेंट है। इसका डिजाइन है जो प्लेट गटर का, हम लोग जब लिमिट स्टेट देखेंगे, है ना, जब लिमिट स्टेट हम लोग पढ़ेंगे, आपका सिलेबस में सिर्फ वर्किंग स्ट्रेस है तो हम वर्किंग स्ट्रेस ही यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे। लेकिन जब नियर फ्यूचर में जब हम लिमिट स्टेट से पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन, तो वहाँ पे है जो आपको हम डिजाइन पे क्वेश्चन भी करवाएंगे, बट यहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन करना है। सो देखिए, प्लेट गटर के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, ये भी देखेंगे कि प्लेट गटर है जो बीम से कैसे डिफरेंट है, प्लेट गटर बीम से कैसे डिफरेंट है, और इसकी एक्चुअल में रियल इंजीनियरिंग फील्ड में यूज क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन है, क्यों जरूरत पड़ी प्लेट गटर का, बीम से क्या काम नहीं चल रहा था, है ना। तो ये सब चीज़ है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो कहता है प्लेट गटर इज बिल्ट अप बीम, ये क्या होता है, एक टाइप का बिल्ट अप बीम होता है, विच इज फैब्रिकेटेड मेनली बाई ए नंबर ऑफ प्लेट सेक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा, ये आपको इसमें रॉल्ड स्टील आई सेक्शन नहीं होगा, कहने का मतलब है कि इसमें रॉल्ड स्टील आई सेक्शन सिंगल सेक्शन नहीं होगा, ये नंबर ऑफ प्लेट के हेल्प से है जो आई सेक्शन बनाया जाएगा। ये नंबर ऑफ प्लेट और एंगल के हेल्प से, ये नंबर ऑफ प्लेट और एंगल के हेल्प से क्या होगा, आई सेक्शन का फॉर्मेशन किया जाएगा। ठीक है। सो ए प्लेट गर्डर इज ए बिल्ट अप बीम, ये क्या होता है, एक टाइप का बिल्ट अप बीम होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। विच इज फैब्रिकेटेड mainly by a number of plate section, which is fabricated by a number of plate section. Second things, angle section are usually used to connect the flange plate and base plate by rivet or bolts. जो भी आपका फ्लेंज होगा और बेब होगा, ये दोनों का क्या करना पड़ेगा, आपस में कनेक्शन करना पड़ेगा। अभी फिगर से भी देखेंगे तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो भी आपका फ्लेंज होगा और बेब होगा, ये दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमें कनेक्शन करना पड़ेगा। तो किसके हेल्प से करेंगे, सपोज कीजिए ये आपका क्या है, ये आपका फ्लेंज है, ये फ्लेंज है। अब इसका बेब से कनेक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, आई सेक्शन के हेल्प, एंगल सेक्शन के हेल्प से इसका हम कनेक्शन करेंगे। अभी हम लोग इसको सही से देखेंगे। सो कहता है कि फॉर वेल्डेड प्लेट गर्डर फ्लेंज प्लेट्स में बी बेल्डेड डायरेक्टली टू द बेब प्लेट्स विदाउट एंगल सेक्शन। और जब बेल्डेड प्लेट गर्डर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे चूंकि रिवेट की जरूरत पड़ेगी नहीं तो एंगल सेक्शन की भी नहीं जरूरत पड़ेगी। आप क्या करेंगे, आप सीधा जो भी फ्लेंज है, फ्लेंज प्लेट आपका ए हुआ और बेब प्लेट आपका ए हुआ, दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे बेल्डिंग कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे बेल्ड कर देंगे। यहाँ पे कोई एंगल सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, यहाँ पे कोई भी एंगल सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे बेल्ड कर देंगे, यहाँ पे बेल्ड कर देंगे, मतलब डायरेक्टली है जो फ्लेंज को क्या करेंगे, बेब से बेल्डिंग कर देंगे इसमें। सो फॉर बेल्डेड प्लेट गर्डर फ्लेंज प्लेट में बी बेल्डेड डायरेक्टली टू द बेब प्लेट विदाउट एंगल सेक्शन। यहाँ पे कोई भी एंगल सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपका इसमें क्या होगा,
यदि आप इसको यूज करना चाहते हैं एंगल सेक्शन, तो इसमें क्या होगा, एंगल सेक्शन के साथ साथ आपको रिवेट और बोल्ट का भी यूज लेना पड़ेगा। नाउ अब देखिए प्लेट गटर का यूज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि कहाँ पे इसका यूज करेंगे। तो जनरली है जो लार्जर स्पान और हेवी लोड्स के लिए इसको यूज करते हैं। जनरली है जो लार्जर स्पान, व्हेन स्पान्स आर लार्ज एंड लोड्स आर हेवी देन प्लेट गटर आर प्रीफर। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्लेट गटर प्रीफर करते हैं। कहने का मतलब है कि बीम का जब स्पान लेंथ है वो 20 मीटर से ज़्यादा होगा, है ना। देखिए अब 20 मीटर से ज़्यादा का मतलब 100 मीटर तक भी जा सकता है, ये 100 मीटर तक भी जा सकता है। अब कहाँ पे रिवेटिंग करेंगे, कहाँ पे एंगल सेक्शन से इसका कनेक्शन करेंगे और कहाँ पे वेल्डिंग करेंगे, ये भी है जो आपको डिपेंड करता है स्पान लेंथ में ही। यदि स्पान लेंथ बहुत ज़्यादा है, अप्रोक्स मतलब 60 मीटर से ज़्यादा है, 100 मीटर के आसपास है, तो वहाँ पे हम लोग वेल्डिंग प्रीफर करते हैं। लेकिन यदि 20-30 मीटर है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंगल सेक्शन और रिवेट के हेल्प से फ्लेंज प्लेट और वेब प्लेट का कनेक्शन कर देंगे। क्लियर है पॉइंट। कहने का मतलब है कि यदि लेंथ ऑफ स्पान है जो ग्रेटर देन 20 मीटर है, 30 मीटर है और 50 मीटर है, 50 मीटर तक या 40 मीटर तक, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम एंगल सेक्शन के हेल्प से फ्लेंज और वेब का कनेक्शन करेंगे। एंगल सेक्शन, रिवेट और बोल्ट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फ्लेंज और वेब का कनेक्शन करेंगे। लेकिन यदि स्पान बहुत ज़्यादा है, स्पान यदि बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इन द सेंस ऑफ 80 मीटर हो गया, 100 मीटर हो गया, तो उस केस में हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, बेल्डिंग करेंगे, यहाँ पे बेल्ड करेंगे। सो व्हेन स्पान्स आर ग्रेटर देन 20 मीटर को लार्ज यहाँ पे बोला जाए। लार्ज किसको बोलेंगे, यदि स्पान लेंथ जो 20 मीटर ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्पान है जो काफ़ी लार्ज है। द लोड्स आर हेवी द प्लेट गटर्स आर प्रीफर। तो दो कंडीशन हुआ कि जब स्पान काफ़ी ज़्यादा होगा और लोड है जो उस पर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्लेट गटर प्रीफर करेंगे। बीम ना प्रीफर करके हम लोग प्लेट गटर प्रीफर करेंगे। टू सस्टेन हेवी लोड वी हैव टू इंक्रीज द बेंडिंग रेजिस्टेंस एंड शियर रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन। देखिए आपको तो पता है कि जो आपका सिग्मा होता है वो क्या होता है, m/z होता है, m/z होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है, m/z होता है। और यहाँ से यदि हम लिखा जाए तो m बराबर लिख सकते हैं सिग्मा इंटू जेड, सिग्मा इंटू जेड। तो कहता है कि टू सस्टेन हेवी लोड वी हैव टू इंक्रीज द बेंडिंग रेजिस्टेंस एंड शियर रेजिस्टेंस। बेंडिंग रेजिस्टेंस m का वैल्यू आपको बढ़ाना है ना, m का वैल्यू आपको बढ़ाना है। जब m का वैल्यू बढ़ाना है तो देखिए ये तो आपको कांस्टेंट हो गया, ये आपका जो सिग्मा BC होगा ये तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओवरऑल किस पे डिपेंड कर रहा है, बेंडिंग रेजिस्टेंस आपको जेड पे डिपेंड कर रहा है। आपको पता है कि जेड बराबर क्या होता है, BD²/6 होता है ना, BD²/6 होता है। आपको नहीं याद है तो मैं याद दिलाता हूँ। एक्चुअल में जेड बराबर होता था I/y, I/y। और अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो I होता था BD/12, है ना, और y क्या होता था D/2। इसको जब आप कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, BD²/6, BD²/6। क्या बात है, BD²/6। सो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जेड बढ़ाना पड़ेगा, जेड बढ़ाना पड़ेगा। और जेड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो विड्थ बढ़ाइए या तो डेप्थ बढ़ाइए, या तो विड्थ को बढ़ाइए या तो डेप्थ को बढ़ाइए, यही कर सकते हैं ना। तो प्लेट गटर में हम यही करते हैं। हम क्या करते हैं, जनरली है जो डेप्थ को इंक्रीज करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ को इंक्रीज करते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा मोमेंट रेजिस्टेंस जो बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि m बराबर क्या होता है, सिग्मा VC इंटू जेड होता है, और जेड बराबर क्या होता है, BD²/6 होता है। तो जेड तब बढ़ेगा जब d बढ़ाएंगे या तो b बढ़ाएंगे, है ना। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, d को बढ़ाते हैं, जनरली हम लोग d को बढ़ाते हैं। d को बढ़ाने का कहने का मतलब है कि डेप्थ ऑफ द जो बीम होगा वो क्या होगा, उसको हम लोग बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, मोमेंट रेजिस्टेंस है जो हमारा बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं इसको ध्यान से। हम ये चाहते हैं कि स्ट्रक्चर में कम से कम है जो स्ट्रेस इंड्यूस हो। हम ये चाहते हैं कि स्ट्रक्चर में कम से कम है जो स्ट्रेस क्या हो, इंड्यूस हो, मतलब सिग्मा कम से कम इंड्यूस हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड है। सिग्मा क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब जेड हम चाहते हैं कि हमारा जो बीम है उसमें कम से कम है जो स्ट्रेस जनरेट हो, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जेड को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हमको जेड को बढ़ाना पड़ेगा, और जेड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी को बढ़ाना पड़ेगा। या तो डी को बढ़ाएंगे या तो बी को बढ़ाएंगे, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, डी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
ये आपका क्या है, डेप्थ है, ये आपका डेप्थ है ना। यही है जो प्लेट गर्डर है ना। बेसिकली इंजीनियरिंग फील्ड में आपको ऐसा ही प्लेट गर्डर देखने को मिलेगा। अब बाकी इसका क्या क्या कंपोनेंट है इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया कि क्यों है जो हेवी लोड्स के कारण हमें बेंडिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है ना। सो प्लेट गर्डर्स आर मेनली यूज इन ब्रिजेस। कहाँ पे यूज करते हैं, जनरली है जो इसको ब्रिज में यूज किया जाता है। अब देखिए टाइप ऑफ सेक्शन यूज इन प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर में कौन कौन सा सेक्शन यूज करते हैं। तो पहला देखिए, पहला क्या किया गया है, ये वेव अलग से मैन्युफैक्चर किया गया है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एंगल सेक्शन से क्या किया गया, इसको कनेक्ट कर दिया गया, एंगल सेक्शन से इसको कनेक्ट कर दिया गया। तो एक टाइप का क्या है, बिल्टअप सेक्शन हो गया। बिल्टअप सेक्शन में बोला था कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट से बना होगा, है ना। तो एक टाइप का क्या है, बिल्टअप सेक्शन है। यहाँ पर देखिए इस केस में अगर देखें, इस केस में तो वेव अलग से फैब्रिकेट किया गया है, बनाया गया है। फ्लेंज है जो अलग से फैब्रिकेट किया गया है। और उसके बाद फिर फाइनली ये दोनों का कनेक्शन किया गया किसके हेल्प से, एंगल सेक्शन के हेल्प से। एंगल सेक्शन के हेल्प से दोनों का कनेक्शन किया गया है ना। तो ये भी क्या है, एक टाइप का बिल्टअप सेक्शन है। तो इसको भी हम लोग प्लेट गर्डर बोलेंगे। अब देखिए ये इसको बोलते हैं बॉक्स प्लेट गर्डर। ये क्या है, बॉक्स प्लेट गर्डर है। ये है बॉक्स प्लेट गर्डर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, बॉक्स प्लेट गर्डर में क्या हुआ, आपका दो वेव है, एक वेव ए हो गया, एक वेव ए हो गया। फिर उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद दो प्लेट यहाँ पे देखिए यूज किया गया है। यहाँ पे दो प्लेट है और उसको फाइनली है जो एंगल सेक्शन से कनेक्शन किया गया, एंगल सेक्शन से इसको कनेक्शन किया गया। ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ हमें, देखिए आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे बॉक्स प्लेट गर्डर में आप डेप्थ तो बढ़ा ही रहे हैं, डेप्थ तो आप बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ आप विड्थ भी बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, ये विड्थ है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो ये कहाँ पे यूज करते हैं, ये वहां पे यूज करते हैं जहां पे काफी हेवी लोड्स आता है, बहुत ज्यादा हेवी लोड जहां पे आने वाला है वहां पे बॉक्स प्लेट गर्डर यूज करते हैं, है ना। दूसरी बात कि जहां पे टॉर्शनल बकलिंग होने का चांस होता है, जहां पे जो ओवरऑल बीम है उसको क्या होगा, लोड के कारण यदि कभी ऐसा रोटेट करने का यदि चांस बनता है, ऐसा कभी रोटेट करने का चांस बनता है, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें टॉर्सन आने का यदि डर है, टॉर्सन आने का यदि डर है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग है जो यूज करते हैं बॉक्स प्लेट गर्डर, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि ये काफी हेवी लोड के लिए यूज करते हैं, ये काफी हेवी लोड के लिए बॉक्स प्लेट गर्डर यूज करते हैं। एग्जाम में जब टाइप ऑफ सेक्शन आपको लिखने के लिए आएगा तो ये सब फिगर आपको ड्रा करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज, ये क्या है, बेल्डिंग यूज किया गया है, वेव अलग से फैब्रिकेट किया गया, उसके बाद फ्लेंज लाया गया और दोनों को क्या कर दिया गया, दोनों का कनेक्शन कर दिया किसके हेल्प से, बेल्ट के हेल्प से, बेल्ट के हेल्प से। ये कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे स्पान लेंथ बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ पे स्पान लेंथ बहुत ज़्यादा होगा, है ना, एल है जो मच मच ग्रेटर होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से यूज करेंगे। तो ये तो था आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेट गर्डर और टाइप ऑफ सेक्शन यूज्ड इन प्लेट गर्डर, ठीक है। आपको ये भी मैंने समझाया कि डेप्थ क्यों है जो इसको इंक्रीज करें, डेप्थ इंक्रीज करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम इसमें स्ट्रेस जनरेट हो, कम से कम इसमें स्ट्रेस जनरेट हो। तो कम से कम स्ट्रेस जनरेट होने के लिए जेड का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, और जेड का वैल्यू बढ़ाने के लिए या तो बी बढ़ाएंगे या तो डी बढ़ाएंगे, है ना। सो ये आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं प्लेट कटर को कुछ इस तरह से दिखता है। अभी इसका कंपोनेंट देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये सब क्या है, ये सब एक्चुअल में है क्या, ये अभी आपको पता चलेगा। इसको स्टीफनर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टीफनर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ प्लेट गर्डर, कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ प्लेट गर्डर, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको लिखने के लिए आता है क्या क्या कंपोनेंट है जो प्लेट गर्डर का होता है। तो सबसे पहले बेब प्लेट हुआ, है ना, अभी हम लोग देखें बेब प्लेट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फ्लेंज हुआ, फ्लेंज एंगल, विथ और विदाउट फ्लेंज कवर प्लेट्स फॉर रिवेट और बोल्टेड प्लेट। नहीं समझ में आया, देखिए इधर पीछे जाइए तब क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एंगल सेक्शन को यूज किया गया, मतलब जो एंगल सेक्शन का एक लेग होगा वो फ्लेंज की तरह भी बिहेव करेगा। ये वाला लेग क्या है, फ्लेंज की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एंगल सेक्शन यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे फ्लेंज भी यूज किया गया है, इस केस में फ्लेंज भी यूज किया गया है। तो फ्लेंज हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, है ना। तो इसी बात का डिस्कशन यहाँ पे कर रहा है कि फ्लेंज एंगल्स विथ और विदाउट फ्लेंज कवर प्लेट्स फॉर रिवेटेड और बोल्टेड प्लेट गर्डर्स। थर्ड क्या होगा, बेरिंग स्टिफनर। थर्ड क्या होगा, बेरिंग स्टिफनर। अभी बेरिंग स्टिफनर क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या है, ट्रांसवर्स और वर्टिकल स्टिफनर।
ट्रांसवर्स स्टिफनर बोले और वर्टिकल स्टिफनर्स बोले। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स। और लास्ट वन इज एंड बेयरिंग स्टिफनर, लास्ट वन इज एंड बेयरिंग स्टिफनर। अब इसको फिगर से समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका एंड बेयरिंग स्टिफनर है, ये जो लास्ट वाला है ये क्या है एंड बेयरिंग स्टिफनर। काफ़ी खतरनाक सा बड़ा सा फिगर आ गया है, इसको डरना नहीं है, वन बाई वन करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या है एंड स्टिफनर है ना। ये तो आपका टॉप फ्लेंज हो गया, टॉप फ्लेंज प्लेट हो गया है सब, टॉप फ्लेंज प्लेट्स हो गया है। ये बॉटम फ्लेंज प्लेट्स हो गया, बॉटम फ्लेंज प्लेट हो गया। बॉटम फ्लेंज प्लेट्स हो गया। और अब देखिए ये आपका वेब हो गया, ये क्या हो गया वेब हो गया, है ना। ये सब क्या है, ये जो दिख रहा है आपको ये पार्ट क्या है, ये सब वेब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेब हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है वर्टिकल स्टिफनर है, ये आपका ये क्या है वर्टिकल स्टिफनर है, वर्टिकल स्टिफनर है। ठीक है, यहाँ लास्ट वाला को क्या बोलते हैं बेयरिंग स्टिफनर, बेयरिंग स्टिफनर। देखिए बेयरिंग स्टिफनर और एंड बेयरिंग स्टिफनर में क्या डिफरेंस है एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बेयरिंग स्टिफनर में क्या होगा कि कोई भी इंटरमीडिएट स्टिफनर को हम बेयरिंग स्टिफनर बोल सकते हैं यदि डायरेक्टली उस पर लोड अप्लाई किया गया है। कोई भी इंटरमीडिएट स्टिफनर को बेयरिंग स्टिफनर बोल सकते हैं यदि उस पर डायरेक्टली है जो लोड अप्लाई किया है। जैसे यहाँ पे देखिए इस पर लोड अप्लाई किया गया है ना, तो इसको हम बेयरिंग स्टिफनर बोलेंगे। एंड बेयरिंग में क्या होगा जो लास्ट में होगा, जो दोनों एंड के लास्ट में होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंड बेयरिंग स्टिफनर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये जनरली कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपका सपोर्ट आ रहा है, जहाँ पे आपको सपोर्ट आ रहा है ना, वहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे एंड स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए स्टिफनर का मेन फंक्शन क्या है, स्टिफनर है जो आपको वेब को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टिफनर है जो किसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, वेब को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो ट्रांसवर्स स्टिफनर और वर्टिकल स्टिफनर बोथ आर सेम। सपोज कीजिए कि ये आपका प्लेट गर्डर है, एक फिगर में समझाने की कोशिश करता हूँ। सो ये आपका वेब हो गया, वेब को सपोर्ट प्रोवाइड करना आपको, तो आप क्या करेंगे, आप है जो इस तरह से एक इस तरह से आप प्लेट एक लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे एक प्लेट है जो इसमें प्लेट आपका बेसिकली एंगल सेक्शन होता है, जनरली क्या होता है एंगल सेक्शन होता है। इस तरह से, इस तरह से उसके बाद क्या कर देंगे इसमें रिवेटिंग कर देंगे, इसमें इस तरह से क्या करेंगे रिवेटिंग कर देंगे। तो क्या होगा ये वेब को क्या करेगा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, वेब को आपको क्या करेगा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसी को बोला गया ट्रांसवर्स स्टिफनर और वर्टिकल स्टिफनर, ट्रांसवर्स स्टिफनर और वर्टिकल स्टिफनर। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर क्या होगा, दूसरा कलर से देखिए, इसी के यदि परपेंडिकुलर में मतलब लेंथ के लॉन्ग, यदि लेंथ के लॉन्ग आप प्रोवाइड करते हैं स्टिफनर, लेंथ के लॉन्ग यदि प्रोवाइड करते हैं स्टिफनर, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपको रिवेटिंग करना होगा इस तरह से, इस तरह से रिवेटिंग करना होगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। क्यों, क्योंकि लेंथ के लॉन्ग प्रोवाइड किया गया, लॉन्गिट्यूडनल बोले या हॉरिजॉन्टल बोले बोथ आर सेम, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। सो लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल दोनों सेम होता है, ट्रांसवर्स और वर्टिकल दोनों क्या होता है सेम होता है, ये आपको याद रखना है। एंड बेयरिंग स्टिफनर कहाँ प्रोवाइड करेंगे, ये सपोर्ट के पास प्रोवाइड करेंगे, ये कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट के पास प्रोवाइड करेंगे एंड बेयरिंग स्टिफनर। ठीक है, बेयरिंग स्टिफनर जहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या होगा पॉइंट लोड आ रहा होगा, जहाँ पे डायरेक्टली आपको पॉइंट लोड आ रहा होगा वहाँ पे क्या करेंगे एंड बेयरिंग स्टिफनर है जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये वेब स्प्लाइसेस क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि दो वेब को क्या क्या है जोड़ा गया है, दो वेब को क्या करता है जोड़ा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं वेब स्प्लाइसेस बोलते हैं, है ना, वेब स्प्लाइसेस बोलते हैं। हो सकता है इधर से भी वेब आ रहा होगा और इधर से भी होगा, ये दोनों को क्या किया गया यहाँ पे जोड़ा गया इसके हेल्प से, इसीलिए इसको वेब स्प्लाइसेस बोला गया। अब देखिए ये सब जो दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपको, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर है और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर है, ये वाला पार्ट ये आपको क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर, लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल।
हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कंपोनेंट है जो आपको याद रखना है। वेब प्लेट होगा, फ्लेंज प्लेट होगा, है ना, रिवेट होगा, बोल्ट होगा, ये सब क्या इसी का पार्ट है। बेरिंग स्टिफनर होगा, एंड बेरिंग स्टिफनर होगा, ट्रांसवर्स या वर्टिकल स्टिफनर होगा, लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर होगा। सबका काम एक ही है, क्या करता है, वेब को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वेब को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता है, वो पूछेगा कि इन स्टिफनर आर प्रोवाइडेड एट, कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट पे प्रोवाइड करते हैं। कहाँ प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बेरिंग स्टिफनर कहाँ प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड आएगा या पॉइंट लोड आएगा, वहाँ पे हम लोग बेरिंग स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको याद होना चाहिए। ये फिगर को भी आप ड्रा करना होगा आपको एग्जाम में। ये आपका साइड व्यू है, ये क्या है, आपका साइड व्यू है। ये साइड व्यू है, और ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन व्यू है। ये आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। यहाँ पे फ्लेंज एंगल दिखाया गया है, फ्लेंज प्लेट्स आपका ए रहा, और ये आपका हॉरिजॉन्टल स्टिफनर रहा। जनरली स्टिफनर के रूप में मैं पहले बताया कि या तो प्लेट या तो एंगल सेक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या यूज किया गया, एंगल सेक्शन को यूज किया गया है, ठीक है। ये फ्लेंज प्लेट्स हो गया, ये एंगल सेक्शन हो गया। तो ये तो था आपका प्लेट गटर के बारे में। अब देखिए रियल इंजीनियरिंग फील्ड में जनरली रेलवे पे आप जहाँ भी आपको अंडर पास बना हो, या फिर ऊपर से आपको रेलवे लाइन क्रॉस हुआ हो और नीचे से हाईवे क्रॉस हुआ हो, या फिर ऊपर से हाईवे क्रॉस हुआ हो नीचे से रेलवे क्रॉस हुआ हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, आपको प्लेट गटर है जो यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए ये सब क्या है, ये सब आपका स्टिफनर है, यही आपका क्या है, स्टिफनर है। ये क्या है, स्टिफनर्स है। कलर चेंज कर देता हूँ, ये सब स्टिफनर्स है। ये लास्ट में जो स्टिफनर होगा इसको बोलेंगे क्या, इंड स्टिफनर बोलेंगे इसको। इसको इंड स्टिफनर बोलेंगे। ये ऊपर वाला हो गया आपका वेब फ्लेंज, ये बॉटम फ्लेंज, ये टॉप फ्लेंज, और इसको क्या बोलेंगे, वेब बोलेंगे, है ना। तो ये आपको रियल इंजीनियरिंग फील्ड में आपको देखने को मिलेगा। आप ध्यान से देखिए, कहीं भी आप ट्रेवलिंग करते हैं तो आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, प्लेट गटर बोलते हैं। एक पॉइंट इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गटर। जब आप प्लेट गटर का डिजाइन करते हैं तो मिनिमम कितना डेप्थ होना चाहिए, है ना, मिनिमम कितना डेप्थ होना चाहिए। क्योंकि देखिए डेप्थ तो आप बहुत ज़्यादा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यदि डेप्थ प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, तब ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, है ना। तो जो डेप्थ होना चाहिए वो लोडिंग के अनुसार होना चाहिए, लोडिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लोड होना चाहिए, है ना। जितना लोड आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डेप्थ है जो प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो इकोनॉमिकल डेप्थ डी का जो वैल्यू होता है वो आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, एग्जाम में बहुत पूछता है। तो डी का जो वैल्यू होगा वो होता है अंडर रूट, इसको याद रखिए, अंडर रूट 1.1 इंटू एम अपॉन मोमेंट अपॉन सिग्मा बी सी, सिग्मा बी ही रहने दीजिए, इंटू टी डब्ल्यू, इंटू टी डब्ल्यू। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए आज के बाद। इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गटर 1.1 अंडर रूट एम अपॉन, ए रूट के अंदर ही है, एम अपॉन सिग्मा बी इंटू टी डब्ल्यू, है ना। एम आपको पता है मोमेंट हो गया, टी डब्ल्यू क्या हो गया, थिकनेस ऑफ वेव हो गया। टी डब्ल्यू क्या है, थिकनेस ऑफ वेव। थिकनेस ऑफ वेव, है ना। सिग्मा बीसी आपको पता है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस होगा, सिग्मा बीसी क्या होगा, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस होगा। एम क्या होगा, मोमेंट होगा, जो लोड आ रहा है उसके कारण जो मोमेंट आएगा, मतलब अप्लाइड मोमेंट। एम क्या है, अप्लाइड मोमेंट। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, डी बराबर 1.1, फिर से लिखता हूँ, अंडर रूट एम अपॉन सिग्मा वी इंटू टी डब्ल्यू, इंटू टी डब्ल्यू। सो यू हैव टू रिमेंबर फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, जब कंपटीशन आप देंगे तो सबका वैल्यू दे देगा, एम दे देगा, सिग्मा बीसी दे देगा, टी डब्ल्यू दे देगा, और इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गटर आपसे पूछता है। तो कुछ नहीं, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट है ना। आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर है जो निकालना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस। ये लास्ट सेशन होगा, 2 क्लास और लगेगा, 1 और 2 डे में आपका सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। आप रिवाइज करते रहिए इसी तरह से, ठीक है। और सिलेबस कंप्लीट होने का टेंशन मत लीजिए, 1 और 2 दिन और है जो पेशेंस रखिए, इसमें क्या हो जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए, आप बहुत पढ़ लिए हैं, आप रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है ना। आप रिवाइज कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा।
सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।